अगर हम तारीख पर नजर डालेंगे तो तारीख में हमको ये मिलता है कि 28 अक्टूबर को 1931 को मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के मुसलमानों पर तयफुन दिया था कि उनकी शरीयत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। कांग्रेस ने अक्टूबर 1937 में यही बात कही। नेहरू ने अप्रैल 6, 1937 को यही बात कही। फिर 1966 17 मई को लोकसभा में जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जनाब जीएस पाठक साहब ने यह कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ के तर्जुमा करूंगा, कि पर्सनल लॉज आर मिक्स्ड अप विद रिलीजन एंड दैट वी कैन नॉट कोर्स पीपल टू एक्सेप्ट आवर व्यूज अबाउट द रिलीजन एंड कस्टम्स। उन्होंने ये उस वक्त के पाठक साहब कानून के वजीर थे, मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में यह कहा 17 मई 1966 को कि पर्सनल लॉज मजहब के साथ जुड़े हुए हैं और हम यानी हुकूमत अवाम पर दबाव नहीं डाल सकती कि वो हुकूमत के सोच को, अपने मजहब और कस्टम को छोड़ दें, यानी अपनी हुकूमत की जो व्यूज हैं वो हुकूमत किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने मजहब को और अपने कस्टम को छोड़ दें। यही बात अगस्त 29, 1963 को उस वक्त के लॉ मिनिस्टर ए.के. सेन ने भी कही थी। लोकसभा के अंदर खड़े होकर दो लॉ मिनिस्टर ने बात कही थी। अब यहां पर बार बार यह कहा जाता है कि जैसा कि अभी यहां पर जिक्र किया गया, मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे वजीर आजम ने कहा कि कैसे एक घर में दो कानून रह सकते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और हम सब थम्सअप हैं, मगर भारत के प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं मालूम कि इस मुल्क में आज भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जहां पर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट अभी भी अप्लाई नहीं होता, सीआरपीसी अभी भी अप्लाई नहीं होता। इस मुल्क में आज भी ऐसे कवानीन है कि मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकते जब तक कि उनको परमिट नहीं दिया जाता। हमारे वतन अजीज में ये भी कानून है कि कोई भी औरंगाबाद से उठकर हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे मुल्क में हमने यह कानून बनाया कि अगर कोई बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी होगा तो वो अगर उन किसी कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तलाफात हो गए तो हम उसका फैसला आर्बिट्रेशन के जरिए सिंगापुर में करेंगे। ये हमने कानूनी सहूलत दी कि अगर दो कंपनीज में झगड़ा होगा तो हम इसका फैसला सिंगापुर में करेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं जानते हैं मेरे को नहीं पता है, मगर ये मौजूद है। और नागालैंड और मिजोरम को तो हमने आईन में 371 का जिक्र कर दिया। अच्छा, फिर ये भी आप देख लीजिए कि ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। ये बोलना कि यकसा सिविल कोड जनसंघ और आरएसएस की शुरू से साजिश रही कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों की एक मजहबी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। और मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर खुलकर कह रहा हूं कि बाज अगर हमारे जिम्मेदारों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इख्तलाफ है तो इख्तलाफ रखिए आप, मगर एक बात याद रखिए कि ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 है, ये आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। अगर ये आपसे छीन लिया जाएगा तो फिर आपका नुकसान होगा इसमें।
तो इसलिए इसको पर्सनल लॉ बोर्ड से अगर किसी व्यक्ता पर रखिए, मगर इससे ऊपर उठकर देखिए इसको आप। अच्छा, जब आईन बनाया जा रहा था, जब आईन बन रहा था, ये दोनों कानून को नहीं हटाया गया। 1937 के और 39 के कानून को नहीं हटाया गया था। आईन बन गया और ये कानून का हिस्सा भी बन गया। तो जो बात अंबेडकर और उस कमेटी में आईन बनाने वालों ने नहीं सोची, आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और मेरा मानना यह है कि मैंने शुरू से कहा और आज भी कह रहा हूं कि अंबेडकर से बड़ा संविधान को समझने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना पैदा होगा। ये एक बात। अब जो अहम बात यह है कि यह बोला जाता है कि दुनिया में कहां पर है दो कानून, बताओ आप। तो हम उन लोगों को बताना चाह रहे हैं जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। इंग्लैंड में जाइए, आपने पढ़ा हो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में दो क्रिमिनल लॉ है, एक स्कॉटलैंड का है, एक इंग्लैंड का है। क्या मुल्क कमजोर हो गया? फिर बोलते नहीं यहीं पर तुमको पर्सनल लॉ है। नहीं, गलत। पड़ोस में श्रीलंका है, वहां पर पर्सनल लॉ है, श्रीलंका में है। अच्छा, फिर आप दुनिया में बोलते कहां है, बताओ। आपको जानकर हैरत होगी कि इजराइल में, इजराइल के जो इजरायली मुसलमान हैं, वहां के शहरी, उनको पर्सनल लॉ उनका है, उनका चलने की इजाजत है। फिर सिंगापुर में है। अब आप बताइए, फिर ये बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि नहीं सिर्फ भारत में इनकी तुष्टीकरण हो रही है। ये नहीं है। अब मैं आपके सामने जो बातें रखना चाह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी। और वो क्यों होगी मैं बताता हूं आपको। मैं कानून का हवाला देकर, क्योंकि बहुत सी बातें कही गई हैं, मैं कानून का हवाला देकर हमारे हिंदू भाइयों को और बहनों को पैगाम देना चाहता हूं कि आपको एक सहूलत दी गई है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सेक्शन 5, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 में, उसमें यह कहा गया कि शादी उन लोगों में नहीं हो सकती जिनमें सपिंडा रिलेशनशिप हो। मगर आगे जाकर कहा गया, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन कार्व्ड आउट इफ देयर इज अ कस्टम और यूसेज। यानी आप इन माने अगर आपके हिंदू भाइयों में है कि अगर उनके वालिद के 7 नस्लों में और मां की तरफ से 5 नस्लों में कोई रिश्तेदार है तो शादी नहीं होगी। मगर उसका एक्सेप्शन दे दिया, यानी उसका एक्सेप्शन उनको दे दिए। अब आप ये एक्सेप्शन खो देंगे, क्योंकि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो एक्सेप्शन कैसा मिलेगा आपको? अगर आपका कस्टम है तो फिर मेरा भी कस्टम है, याद रखिए आप। तो यकसानियत कैसा अगर पैदा करना है तो कैसा होगा? ये आपका नुकसान होगा। दूसरा सेक्शन 7 है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का, कि आप अपनी शादी अपने कस्टमरी राइट्स के तहत, यानी आपके जो रिवायतें हैं उसके तहत आप करें। यूसीसी आएगा तो सेक्शन 7 चला जाएगा। सेक्शन 29 सेविंग्स का क्लॉज है, वो चला जाएगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एग्जाम करता है। उनको ये कहा जाता है कि उसमें कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होगा, तो फिर ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों का भी नुकसान होगा। फिर सेक्शन 3 का डेफिनेशन है जिसमें ये बताया गया कि कस्टम एंड यूसेज क्या है, वो आपसे चला जाएगा हमारे हिंदू भाइयों से। और तमिलनाडु के हमारे हिंदू भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि हिंदू मैरिज तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें अंग्रेजी में पढ़ता हूं, सेक्शन 7 उसमें डाला गया 1955 के कानून में। क्या कहा गया? इंट्रोड्यूस अ स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सूया मरिताई एंड सितुराता मैरिजेस, और उनके जो कस्टमरी रिचुअल्स हैं उसके तहत करेंगे। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो आप
इस चीज से महरूम हो जाएंगे तमिलनाडु में। फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट पर आ जाइए आप। हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि सेक्शन 5, ये देखिए सेक्शन 5 आप लूज कर देंगे। माने अगर किसी को एक स्टेट है, किसी को एक को दे दिया आप, एक आदमी को, और इसका मिसाल दे रहा हूं, बीजेपी के जो शाही खानदान के लोग अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में हैं, भाई और उनके मरहूम भाई और बहनों में आज भी कानूनी केस चल रहा है। नाम लूंगा तो फिर मीडिया वाले 6 बजे से मेरा निकाह शुरू करेंगे, तो अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ये कानून अगर आप यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 5 चला जाएगा आपका। और फिर आप आ जाइए सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पर्सनल प्रॉपर्टी, ये भी गायब हो जाएगा। इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। क्यों होगा? क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली में को पार्सनरी है वो ज्यादातर मिताक्षरा कानून पर है। अब मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि हमारे हिंदू भाइयों में 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक दया भागा है, एक मिताक्षरा है। तो अब ये होगा तो फिर ये मिताक्षरा के स्कूल ऑफ थॉट से आप लोग महरूम हो जाएंगे। और फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी अगर कोई हमारे हिंदू भाई को सहूलत दी गई है, सिवाय सिर्फ हिंदू भाइयों को, कि वो अगर कोई बिजनेस शुरू करे, कारोबार, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उनको टैक्स से रिबेट मिलता है इनकम टैक्स में। और अगर यूसीसी आएगा तो हमारे हिंदू भाइयों को 2015 का इनकम टैक्स का ये रिकॉर्ड बताता है कि 3065 करोड़ रुपया अगर उनको टैक्स रिबेट मिला। अब ये कैसा रहेगा फिर यूसीसी?